संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। हर नया दिन एक नया अवसर लाता है, बस हिम्मत और मेहनत बनाए रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं। रोजाना 9 बजे से पहले ही शुरुआत कर लेते हैं और जनमत में आपके मुद्दे आपके लिए लेकर आते हैं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से पहले आपको आज के मुद्दे बताता हूं। ये लीजिए, ये आ गए मुद्दे। भगदड़ का कारण क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। और आखिर महाकुंभ जाने वालों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या पहले भी अगर कई बार ऐसा हुआ है तो इन्हीं के साथ बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। इसकी पड़ताल होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। साजिशों से सावधान रहना है। साजिश तो हो रही है, सावधान कैसे रहना है, आपको सबसे पहले जनमत में खबर देखनी है। थोड़ा सा अंदाजा आपको लगेगा कि साजिशें हो क्या रही हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। हेरा फेरी पार्ट 3। अब ये हम किस विषय में कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये क्या खबर है, कैसी है, क्या है, वो आपको बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ते हैं। शर्म करो लालू, जो बयान कुंभ का क्या मतलब है, ऐसा बयान देने का क्या मतलब है, हम तो ये कहेंगे इस बयान को देने का क्या मतलब है। चलिए, ये अपने मुद्दे थे। अब आते हैं पहली खबर की ओर, रुख करते हैं। जनमत में बात करेंगे सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बिहार के उस मासूम बच्चे की जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उसके मां बाप की प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने इस खबर को 14 फरवरी को भी चलाया था और हमारे इसी शो जनमत में चलाया था। और आज फिर इस पर हम अपडेट के साथ खबर को आगे चला रहे हैं और हम तब तक इस खबर को चलाएंगे जब तक उन गरीब मां बाप को न्याय नहीं मिल जाता जिनके इकलौते मासूम को एक हॉस्टल में बड़ी बेरहमी से मार डाला जाता है। एक छोटे से बच्चे को सोचिए, हड्डियां तोड़ी जाती हैं। वो गिनती भी मैं आपको फिर बताऊंगा। बेहद पीड़ा होगी आपको सुन के, मुझे बोलते हुए पीड़ा होती है। शायद बाकी चैनल्स के लिए यह खबर बड़ी ना हो, लेकिन सुदर्शन के लिए यह खबर बहुत मायने रखती है। जी हां, मामला बिहार के बगहा से सामने आया, जहां एक मासूम की हत्या स्कूल परिसर में हो जाती है और शासन प्रशासन शांत रहता है। और यह खूनी खेल खेला गया चौतरवा के आरसी इंटरनेशनल स्कूल में। 9 साल के साहिल राज का क्या कसूर था? क्या इस स्कूल में एडमिशन लेना ही इस बच्चे की सबसे बड़ी गलती थी? 20 दिसंबर 2024 को दाखिला होता है और 9 जनवरी 2025 को बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चा स्कूल के ही हॉस्टल में रहता था। 9 जनवरी 2025 को शाम 4:30 पर अभिभावक को हॉस्टल से कॉल आता है कि बच्चे की मृत्यु हो गई है। परिजनों को जानकारी दी गई कि मृत्यु फुटबॉल खेलने के दौरान चोट लगने से हुई है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावक को बताया कि बच्चे को हम बगहा अनुमंडलीय अस्पताल लेकर आए हैं, लेकिन परिजन जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं, बच्चे को सामने मृत पाते हैं और उसके पास स्कूल प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल पहुंचने से 4 घंटे पहले ही बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। उसके शरीर पर 19 जगह इंजरी हुई थी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। बच्चे के सिर के पिछले हिस्से को बुरी तरीके से कुचला गया था। उसके होंठ पर कट्स के निशान थे, दांत टूटे हुए थे और नाखून काले पड़े थे। शरीर पर जगह जगह चोटें, कट हड्डियां टूटी तथा कुचले जाने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी नन्ही सी जान को 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया हो। लेकिन कमाल है, सोया हुआ प्रशासन 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक इस मासूम के कातिलों को ढूंढ ही नहीं पाया है। इस मामले में हमें जो अपडेट है, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब बच्चे के माता पिता वहां के डीएम से मुलाकात उन्होंने की, तो उनका कहना है कि यह मामला हत्या का ही लग रहा है और इस मामले की जांच हत्या के एंगल से ही की जाएगी। ये सब सूत्र बताते हैं और जल्द दोषियों को पकड़ा जाएगा, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि भाई ऐसी बात हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस मामले पर जिले के एसपी का कोई बयान नहीं या फिर कोई और एक्शन नजर नहीं आया। किसी बड़े अधिकारी का, एसपी क्या, किसी का कोई एक्शन का कोई खबर नहीं, किसी नेता का अपडेट नहीं। हमारा सवाल है कि क्या न्याय के लिए एक परिवार के घुटनों को इधर से उधर दौड़ाकर
अब कितना तोड़ा जाएगा, कितना परेशान किया जाएगा। उनके इकलौते मासूम की हत्या कर सिस्टम में उनकी कमर तो पहले ही तोड़ दी गई है। सवाल यह भी है कि क्या इस सच को छिपाने के लिए किसी ने भारी फीस जमा की है या फिर कोई बड़ा कद्दावर और हिस्ट्री शीटर इन सब के पीछे है। सवाल यह भी कि क्या गलती थी इस मासूम की जो इतनी निर्ममता से मौत की नींद इसको सुला दिया गया। क्या कुछ ऐसा राज इस कोमल हृदय में था जिसके बाहर आने पर कोई प्रतिष्ठित, उसकी आन बान शान खतरे में आ जाती। आखिर एक 9 वर्ष के मासूम के साथ इतनी बर्बरता किसने की और क्यों की, और ऐसी बर्बरता एक बच्चे के साथ कोई इंसान तो नहीं कर सकता। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत मर चुकी हो या वो शैतान हो। क्योंकि इस घटना के बारे में बताने से ही मेरी आत्मा अंदर से रो रही है। तो क्या बीती होगी उन माँ बाप पर जिन्होंने अपने इकलौते मासूम को इस हाल में मृत अवस्था में देखा होगा, ये आप और हम ना सोच सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। आप में से कितने माँ बाप होंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे, उस खबर की गंभीरता को समझ रहे होंगे। अब अपने बच्चे की बर्बरता से हत्या के बाद मासूम के माता पिता ने फैसला किया था, ये हमने आपको पहले भी बताया था, माता पिता ने फैसला किया था कि वो भी आत्मदाह करेंगे, वो भी आत्महत्या कर लेंगे। मासूम के माता पिता का कहना है कि हमारा इकलौता बेटा हमारे पास नहीं रहा, तो अब हम जीकर क्या करेंगे। ये साथ साथ आपको मैं ग्राफिक्स चलाकर हम दिखा रहे हैं ताकि आप गंभीरता को समझिए। 9 साल का मासूम, 19 जगह चोट, 19 हड्डियां टूटने की खबर। इतने मासूम छोटे से बच्चे के साथ इतनी बर्बरता। स्कूल प्रशासन ने छिपाया सच। वो कह रहे हैं फुटबॉल खेलने से ये मौत हुई है। तो आखिर ये भाई किस तरीके से इस खबर को छुपाया जा रहा है, इस अपडेट को दबाया जा रहा है कि आखिर बच्चे के साथ बर्बरता हुई, इस हद तक हुई कि इतनी ज़्यादा चोटें, इतनी ज़्यादा हड्डियां तोड़ना, और महज उसको कह दें कि फुटबॉल खेलते खेलते मृत्यु हो गई। हम अस्पताल ले भी गए थे, अस्पताल ले जाने के पहले मृत्यु जब हो चुकी थी। तो ये कौन सा खेल चल रहा है, कौन सच को छुपाने का प्रयास कर रहा है। पिछली बार भी 14 फरवरी को भी जब मैंने खबर पढ़ी थी तो मैं खबर पूरी नहीं पढ़ पाया था, मेरी भी आंखों में आंसू थे। तो सोचिए उस माँ बाप के मन में क्या बीत रही होगी जो कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे क्योंकि अब हमारा बच्चा नहीं रहा। मृत्यु एक चीज है, लेकिन इस बर्बरता से सोचिए, नन्ही सी जान को इतनी बेरहमी से मारना, इसकी सीमा नहीं है। इसका कितना भी खंडन किया जाए उसका कुछ नहीं मैं बोल सकता इसके बारे में, लेकिन एक्शन जब तक नहीं होगा हम तो इस खबर को लगातार दिखाते रहेंगे। अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने पूछा वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, न्याय में देरी प्रशासन की लापरवाही है क्या? 97% लोगों ने, 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का अब रुख करेंगे, बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ घटना में 18 लोगों की जान चली गई और 10 लोग घायल हो गए। पहले बताया जा रहा था कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ वाला माहौल 15 फरवरी की रात तब बना जब 9:55 के करीब सूचना आई कि प्रयागराज जाने वाली एक ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर खड़े होकर इंतजार कर रहे यात्री तेजी से भागे और स्थिति बिगड़ती गई। हालांकि बाद में उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यह घटना एक यात्री के पैर फिसलने के बाद हुई। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, ये दुखद घटना उस वक्त घटी जब पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री जो है सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि इस घटना की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है, ना ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया है। प्लेटफॉर्म पर स्थिति अब सामान्य है। सभी ट्रेनें अपने सामान्य समय पर चल रही हैं। भारतीय रेलवे ने इस घटना के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा तक की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये भी बात सामने आई है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है। समिति ने रेलवे स्टेशन के सभी वीडियो फुटेजेस को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची हो। इससे पहले भी साल 2004, 10
2012 यानी 2010-2012 में अलग अलग कारणों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। साल 2004 में छठ के मौके पर भीड़ देखी गई थी, सबको घर लौटना था। प्लेटफॉर्म पर हर जगह लोग ही लोग थे। अचानक से उस समय ट्रेन के दूसरे प्लेटफॉर्म पर होने की जानकारी लोगों को मिली और भगदड़ मचने लगी। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए और 5 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह 2010 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। समय गर्मियों की छुट्टियों का था और पटना जाने वाले लोग क्रांति एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन को प्लेटफॉर्म 13 पर आना था, लेकिन वो आई प्लेटफॉर्म 12 पर। यात्रियों को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, वहां तुरंत भगदड़ मच गई। इस आपाधापी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 15 यात्री घायल हो गए। इसके बाद 2012 में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। उस समय विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 मिनट देरी से दोपहर 2:50 पर प्लेटफॉर्म 12 की बजाय प्लेटफॉर्म 13 से रवाना हुई थी। इसके तुरंत बाद यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म 13 पर खड़ी सप्त क्रांति एक्सप्रेस की ओर दौड़ पड़ी, जो आमतौर पर प्लेटफॉर्म 12 से चलती है। इस भगदड़ में 35 साल की महिला और 14 साल के लड़के की मौत हो गई थी। अब इस घटना के बाद प्रशासन से अपील है कि इस मामले की गहन जांच और आगे के लिए सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए कि भाई आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। भगदड़ अगर होती है तो उसका मैनेजमेंट भी तो किया जाना चाहिए कि अगर आपको पता है इतनी भीड़ वहां पर मौजूद होगी और कुंभ को लेकर अगर इतने यात्री वहां पर आएंगे तो कम से कम उनके लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की गई है। और इतनी अचानक अगर आप प्लेटफॉर्म्स को बदलेंगे तो इससे अगर भगदड़ होती है, यह आपको पता है, तो फिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन महाकुंभ का मामला है तो क्या कोई षड्यंत्र है? इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो पोल भी आएगा, जिसमें हमने आपसे पूछा है कि महाकुंभ पर षड्यंत्रकारियों का साया है क्या। ये हमने आपसे पूछा तो उत्तर 98% 98% लोगों ने कहा हां, 2% लोगों ने कहा ना। अब एक तरफ तो आप सभी खबरों में इस हादसे के बारे में देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस हादसे ने एक बार फिर महाकुंभ पर मंडराती साजिशों के काले साए की ओर इशारा किया है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि ना तो कोई ट्रेन रद्द हुई थी और ना ही प्लेटफॉर्म बदला गया था। फिर ऐसी अफवाहें कैसे फैली जिन्होंने स्टेशन पर भगदड़ मचाई? प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि भगदड़ से पहले अल्लाहू अकबर के नारे सुनाई दिए गए। क्या श्रद्धालुओं के बीच भीड़ में जिहादी मानसिकता के लोग शामिल थे? यह घटना महाकुंभ के खिलाफ होने वाली साजिशों की याद दिलाती है। पहले भी कुंभ क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियां सामने आई हैं। कभी भगवा वस्त्र पहनकर घूमते मुसलमान, तो कभी ट्रेनों पर हमले, मौनी अमावस्या के दौरान अफवाहों से भगदड़ मचना और पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह और धमकियों का सिलसिला, सब इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रद्द और प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह किसने फैलाई? सिर्फ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को ही क्यों टारगेट किया गया? श्रद्धालुओं के वेश में कुछ संदिग्ध लोग मौजूद थे और क्या अल्लाहू अकबर का नारा साजिश का संकेत था? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शनिवार जिस जिहादी मानसिकता ने महाकुंभ में भगदड़ की साजिश रची, उसी मानसिकता ने एक बार फिर अपनी उसी हरकत से देश के दिल को लहूलुहान कर दिया है। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को एजेंडे के तहत चाहे जो चोला पहनाया जाए, लेकिन उस भगदड़ के प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही कुछ और कहती है। बट वहाँ पे लोग चलते हुए, एक होता है कि लाइन लगती है तो लोग चलते हुए जाते हैं, बट लोग चलते हुए नहीं, वहाँ पे धक्का धुक्की से चल रहे थे, घसीटते हुए चल रहे थे। तो वहाँ पे कुछ लोग अल्लाह के ऊपर ऐसे नारे लगा रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए कि लोग कह रहे कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। भाई मैं वहाँ पे था, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। नहीं चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियाँ जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ को भले ही एजेंडे के तहत
प्लेटफॉर्म के बदलने और ट्रेन के रद्द होने का जामा। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है। महाकुंभ पर आरंभ से ही षड्यंत्र का साया मंडरा रहा है। जहां कुंभ से पहले बम जैसी चीजें मिली, कुंभ क्षेत्र में मुस्लिम भगवा वस्त्र पहनकर घूमते मिले, इंटेलिजेंस को कई संदिग्ध गतिविधियां मिली, एनएसजी उतारनी पड़ी, पन्नू जैसे आतंकियों ने कुंभ को लेकर धमकी दी। आग लगने पर गीता प्रेस वालों ने कहा था कि बाहर से किसी ने आग फेंकी। पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह फैलाई गई। झांसी से प्रयागराज जा रही ट्रेन पर मध्य प्रदेश के हरपालपुर में पत्थरों से हमला किया गया। मौनी अमावस्या पर आधी रात में अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाई गई। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नकारात्मक टिप्पणियों से साजिशकर्ताओं को और बढ़ावा मिला। वहीं अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जिन प्लेटफॉर्म पर यह भयानक हादसा हुआ है, वहां से प्रयागराज जाने के लिए 3 ट्रेनें जाने वाली थीं। जिस भयानक हादसे के चपेट में आए श्रद्धालु कुंभ जाने की तैयारी में थे। ऐसे में पूरे स्टेशन में सिर्फ प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को नुकसान पहुंचना किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। खबर पर भी पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा कि प्लेटफॉर्म पर साजिश से हुई भगदड़। ये हमने आपसे प्रश्न जो पूछा वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पोल के माध्यम से कुछ ही पलों में आएगा, क्योंकि भाई क्या साजिश है ये हमने आपसे पूछा तो 98% 98% लोग मानते हैं कि हाँ, ये एक साजिश है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को ये सनातन धर्म की भव्यता और आस्था रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि बार बार सनातन धर्म और उसके प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है। तभी तो बार बार ये लोग सनातन धर्म और आस्था का मजाक उड़ाने में जुटे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को कुंभ फालतू लगता है। लालू यादव को सपा सांसद अफजाल अंसारी को स्नान से स्वर्ग हाउसफुल होने की चिंता सता रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो पूछ बैठे कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। अब इन बयानों से साफ है कि इन्हें ना तो आस्था की समझ है और ना ही श्रद्धालुओं की भावना की कद्र। इनका काम बस तंज कसना और सनातन धर्म का मजाक बनाना रह गया है। याद कीजिए, ये वही लालू परिवार है जो मुहर्रम पर ताजिया की पूजा करता है लेकिन सनातन की परंपराओं को फालतू करार देता है। अब सवाल यही है कि ये पार्टियां सनातन धर्म से इतना चिढ़ती क्यों हैं? क्या इन्हें सनातन विरोध की सुपारी मिली हुई है या फिर इनके लिए आस्था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है और राजनीति का खिलौना बनकर रह गई है? विपक्ष जो है वो सनातन विरोधी हरकतें कर रहा है। आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है, वो ये ज़्यादा बेहतर समझे, क्योंकि उनको शायद ये आदत हो चुकी है सनातन विरोधी राजनीति करने की, और लेकिन उनको ये पता है कि उनका वोट बैंक क्या है। लेकिन अब जागने का समय आ गया है। अब सनातनी इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब सभी विपक्षी पार्टियों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि सनातन विरोधी कोई बयान बिल्कुल नहीं देना। अगर आप देंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपकी क्लास जनता लगाएगी। एक स्पेशल रिपोर्ट इस मामले पर भी आप देखिए। भारत के हृदय से उठती है सनातन की वह दिव्य ध्वनि जो महाकुंभ में गंगा के तट पर हर श्रद्धालु के मन में गूंजती है। महाकुंभ जो न केवल सनातन धर्म का प्रतीक है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस पवित्र आयोजन पर बार बार विपक्ष की जहरीली राजनीति और बयानबाजी एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है सब। सपा सांसद अफजाल अंसारी, स्नान से स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। विपक्ष के ये बयान न केवल हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।
सवाल यह है कि आस्था और संस्कृति पर चोट पहुंचाने की यह कोशिश आखिर क्यों? अरे सब घूम का क्या कोई मतलब है, फालतू घूम। गंगा जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और सनातन की जीवन धारा है। महाकुंभ के हर कण में छिपा है मोक्ष का संदेश, पर विपक्ष से फालतू और निरर्थक बताकर करोड़ों हिंदुओं के विश्वास को कुचलने की कोशिश कर रहा है। सनातन के सबसे बड़े सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बयानबाजी को सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने साफ कहा कि महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिशें किसी भी हाल में सफल नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की यह बयानबाजी शर्मनाक है। इन्हें सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी मिली हुई है। इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। सनातन धर्म पर विपक्ष के विवादित बयान लगातार जारी है, जिनमें सनातन को फालतू कहने का आरोप, श्रद्धालुओं की डुबकी का मजाक, आस्था को राजनीति में घसीटने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सनातन धर्म को निशाना बनाया गया है। याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा था कि गंगा स्नान से स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा, या फिर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया कि डुबकी लगाने से क्या गरीब का पेट भरेगा। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। यह बयान न केवल सनातन विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करती है बल्कि हिंदू आस्था को कमजोर करने की एक गहरी साजिश का हिस्सा लगती है, जिन पर साधु संतों ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। अफजाल अंसारी का जिस प्रकार से महाकुंभ पर टिप्पणी है वो अत्यंत निंदनीय है, और उसके बाद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से साइंस का उदाहरण देते हुए कहा कि जो साइंस पढ़ा है वो जानता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है, तो फिर मेरा ये पूछना था माननीय अखिलेश जी से, फिर आप जाकर के डुबकी क्यों लगाए, परिवार के साथ जाकर के डुबकी क्यों लगाए, संगम तट पे क्यों लगाए, बेवजह आप चले गए। तो जब आस्था नहीं है तब क्यों गए? महाकुंभ का विरोध कर विपक्ष आखिर क्या साबित करना चाहता है? क्या उन्हें सनातन धर्म और उसकी ताकत से डर लग रहा है? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की आत्मा है जो हर 12 साल में हिंदू समाज को एकजुट करती है। लेकिन विपक्ष इस एकजुटता से डरता है। उनकी बयानबाजी इसे खत्म करने का प्रयास है। मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार सभी प्रशासनिक अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डुबकी लगाई कि नहीं? बिल्कुल डुबकी लगाई। कैसा लगा कुंभ आकर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कि कुंभ में डुबकी में ऐसी क्या बात है कि लोग इतना पैदल चले आ रहे हैं, क्या शक्ति है? मैया की शक्ति था, खुशी से डुबकी लगाए, उनकी कृपा। सनातनियों के आस्था का प्रतीक है हमारे गंगा मैया है। बच्चों का दुआ मांगने के लिए आ गए। गंगा मैया में जब तक पानी रहे, योगी मोदी जिंदगानी रहे, मोदी तुम्हारी जिंदगानी रहे। यह स्पष्ट है कि विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन धर्म पर बार बार वार कर रहा है, लेकिन सनातन धर्म जो सदियों से हर चुनौती का सामना करता आया है, इन साजिशों को भी पराजित करेगा। महाकुंभ जो आस्था का सबसे बड़ा संगम है, उसकी ताकत को किसी बयान से कमजोर नहीं किया जा सकता।
यह आयोजन केवल सनातन की नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है और इसे कोई भी साजिश मिटा नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने खबर देखी और फिर ऐसे बयान देने वालों को क्या सनातन से बाहर कर देना चाहिए? पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपको पूछा वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में कि भाई क्या सनातन से बाहर कर दिया जाना चाहिए ऐसे बयान देने वालों को, कि भाई महाकुंभ के खिलाफ ये बयान क्यों? तो ये उत्तर आया, 96% लोगों ने कहा हाँ, बाहर कर देना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी एक्स पहले ट्विटर हैंडल चुराने का आरोप लगा है। इसको लेकर अब दिल्ली मुख्यमंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया कंपनी एक्स को ईमेल लिखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट को भी बंद करने का अनुरोध एक्स से किया है। दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने ईमेल में लिखा, हमारे संज्ञान में आया है कि एक्स पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @CMO दिल्ली यूजर नेम वाला जो है ग्रे टिक लगा आधिकारिक हैंडल अब अनाधिकृत रूप से @केजरीवाल@वर्क में बदला गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स को ईमेल में बताया कि उसके आधिकारिक हैंडल का नाम बदले जाने के चलते @CMO दिल्ली उपयोग में लेने के लिए उपलब्ध हो गया था। किसी ने इस नाम से एक पैरोडी अकाउंट बना लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स से अनुरोध किया है कि वो इस हैंडल को बंद करके वापस उन्हें एक्स दे, यानी उसको जो एक्सेस जो है वो वापस दे दे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मांग की है कि @CMO दिल्ली वाले हैंडल का आईडी और पासवर्ड उन्हें सौंपा जाए जिससे इसका दुरुपयोग ना हो। अब इसी विषय में एक्स की तरफ से जवाब दिए जाने के विषय में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि राज्यों के मुख्यमंत्री या इसी तरह के आधिकारिक अकाउंट किसी निजी व्यक्ति के नहीं होते। अगर उस पद पर कोई नया व्यक्ति आता है तो उन्हें इसका नाम उसके नाम या फोटो के साथ अपडेट कर दिया जाता है। यह नियम भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट PMO इंडिया तक में लागू होता है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी हैंडल को निजी बनाने की कोशिश की। भाजपा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने पहले आधिकारिक अकाउंट का नाम बदला और फिर 1 घंटे के भीतर ही यह अकाउंट डिलीट कर दिया गया। वर्तमान में दिल्ली मुख्यमंत्री का कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं दिखता है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीटें मिली, ज्यादा सीटें मिली और आपको इस चुनाव में 22 सीटें मिली थी। आप इस चुनाव के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी। भाजपा ने अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री तय नहीं किया है। परंपरा के अनुसार नए मुख्यमंत्री के आने पर ट्विटर अकाउंट में बदलाव होते हैं। अब केजरीवाल के द्वारा जो हरकत की गई है ये कोई मामूली हरकत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ है। हिंदुस्तान का कोई भी जिम्मेदार नागरिक इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। सरकारी संपत्ति पर अपना हक जमाना या उसे चुराना या कब्जा करना एक तरीके से कानून जुर्म है उसकी श्रेणी में आता है। तो कार्रवाई क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये हम जनता पर प्रश्न छोड़ते हैं कि भाई आप फैसला करिए कि जो किया गया क्या ये सही था। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि केजरीवाल पर हो NSA के तहत कार्रवाई, तो उत्तर आया 91% लोगों ने कहा हां, 9% लोगों ने कहा ना। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दे। हर खबर पर पोल देखना ना भूलिए। जनमत कल तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।